पर्यावरण की हर चीज, हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। ये शब्द वैज्ञानिक बैरी कॉमनर के हैं और आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। स्वागत। आज हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी और उनके क्या कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों और मुझे लगता है पर्यावरण के प्रति जागरूक हर नागरिक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो जानकारी है वो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ लेखों और संबंधित रिसर्च से आई है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझना कि भारत की जो ये ईवी क्रांति है वो असल में कितनी हरी है। क्योंकि देखिए, पहली नजर में तो ईवीज एकदम बढ़िया समाधान लगते हैं प्रदूषण का, पर क्या तस्वीर वाकई इतनी सीधी है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हम ईवी की बात करते हैं ना, तो सबका ध्यान फौरन जाता है जीरो टेल पाइप उत्सर्जन पर, कि भाई धुआं नहीं निकलता। लेकिन असल तस्वीर के लिए हमें पूरी लाइफ साइकिल देखनी होगी। मतलब गाड़ी बनने से लेकर बैटरी के बनने और उसके निपटान तक। और हाँ, वो चलती कैसे है, किस बिजली से, यही सारी जटिलताएं छुपी हैं असल में। सही कहा। जैसे स्रोत बताते हैं कि ईवी अपनी बैटरी के कारण पारंपरिक पेट्रोल या डीजल कारों से करीब 15-20% भारी होती हैं। तो इसका सीधा असर पड़ता है टायरों पर। वो ज्यादा तेजी से घिसते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ पर्यावरण के लिए? ज्यादा टायर घिसना मतलब? इसका मतलब है ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण। सीधी सी बात है, जब टायर घिसते हैं तो बहुत छोटे कण निकलते हैं। कुछ तो इतने छोटे 10 माइक्रोमीटर या उससे भी कम कि वो हवा में घुल जाते हैं, हमारी सांसों में जा सकते हैं। और जो बड़े कण हैं 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा वाले, वो सड़क पर जमते हैं, फिर बारिश के साथ बहकर मिट्टी में, पानी में मिल जाते हैं। और एक और बात, ईवी का जो तेज एक्सेलरेशन होता है ना, वो भी टायर घिसाव को और बढ़ाता है। अच्छा, तो मतलब टेल पाइप से भले ही धुआं कम हो या न हो, पर एक दूसरी तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, ये जो नॉन एग्जॉस्ट इमिशन है। क्या हमारे जो मौजूदा प्रदूषण नियम है वो इन कणों पर ध्यान देते हैं? फिलहाल तो ज्यादातर नियम PM 2.5 और PM 10 जैसे कणों पर ही फोकस करते हैं, जो सीधे जलने से पैदा होते हैं। टायर घिसाव से निकले इन खास कणों के लिए अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक मानक नहीं है। और ये तो सिर्फ एक पहलू हुआ। बैटरी बनाने का भी अपना एक बड़ा पर्यावरणीय बोझ है। एक ईवी बनाने में आप मानकर चलिए करीब 16 से 19 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये पेट्रोल कार बनाने जो करीब 7 से 10 टन है से लगभग दोगुना है। बाप रे, दोगुना! और बैटरी बनाने में जो सामान लगता है जैसे लिथियम, उसका क्या असर है? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, 1 टन लिथियम निकालने में ही करीब क्या कहते हैं 1.89 मिलियन लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब सोचिए, जहाँ ये खनन होता है उन इलाकों में पानी की कितनी किल्लत हो सकती है। और फिर जब बैटरी की उम्र पूरी हो जाती है तब क्या? भारत में अभी इनकी रिसाइकलिंग के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। ज्यादातर बैटरियां लैंडफिल में ही जा रही हैं। लैंडफिल में? उससे क्या खतरा है? खतरा ये है कि इन बैटरियों में कोबाल्ट, लिथियम जैसे हेवी मेटल्स होते हैं। वो धीरे धीरे रिस कर जमीन में, पानी में मिल सकते हैं, उन्हें जहरीला बना सकते हैं और इनको पूरी तरह खत्म होने में सदियां लग सकती हैं। तो हम अनजाने में भविष्य के लिए एक नई तरह का खतरनाक कचरा जमा कर रहे हैं। और एक बात और जो आपने शुरू में कही थी, ईवी तो उतनी ही हरी है जितनी उसे चार्ज करने वाली बिजली, है ना? भारत का ग्रिड तो अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। मतलब प्रति किलोवाट घंटा करीब 800 साढ़े 800 ग्राम CO2 उत्सर्जन। और ये बात तो मैंने भी सुनी है कि कई चार्जिंग स्टेशन असल में डीजल जनरेटर से चल रहे हैं। ये तो अजीब विरोधाभास है। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है। और देखिए, नियामक स्तर पर भी कई चुनौतियां हैं। एक तो चार्जिंग पोर्ट और बैटरी टेक्नोलॉजी में मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। फिर परिवहन, बिजली, पर्यावरण, कई मंत्रालय इसमें शामिल हैं, पर उनके बीच तालमेल के लिए कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। और हम लिथियम जैसे जरूरी कच्चे माल के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। 2023 में ही करीब 70% लिथियम आयन सेल बाहर से आए। हाँ, ये निर्भरता तो चिंता की बात है। वैसे सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे PM ई ड्राइव, नई ईवी नीति 2024, फेम योजना, PLI स्कीम वगैरह। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन से आगे बढ़ के ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस करना होगा। इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है एक ज्यादा समग्र नजरिया अपनाना।
हमें सिर्फ गाड़ियों को इलेक्ट्रिक नहीं बनाना, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाना है। जैसे पहला, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कारखाने जहां गाड़ियां और बैटरियां बने वो खुद नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर या विंड पावर से चलें। दूसरा, स्वच्छ चार्जिंग स्टेशन सीधे सौर या पवन ऊर्जा से जुड़ें। V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, मतलब जब जरूरत हो तो ईवी अपनी बैटरी से ग्रिड को वापस बिजली दे सकें। अच्छा, V2G, ये तो दिलचस्प है। और तीसरा और बहुत जरूरी है, सर्कुलर इकोनॉमी, यानी चीजों को इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय उन्हें रिसाइकल और रीयूज करना। बैटरी रिसाइकलिंग के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। इसमें EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम है, मतलब बनाने वाले की जिम्मेदारी बैटरी के जीवन के अंत तक हो। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 इसी दिशा में एक कदम है। यूरोप का बैटरी पासपोर्ट जैसा मॉडल भी पारदर्शिता ला सकता है। ये तो वाकई बड़े बदलाव है। इसमें स्थानीयकरण और लोगों को जागरूक करने की भी कोई भूमिका है? निश्चित रूप से। हमें बैटरी और दूसरे अहम पुर्जों के लिए देश में ही उत्पादन यानी लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा, और कच्चे माल के लिए नैतिक सोर्सिंग यानी सही तरीके से दबिंग सुनिश्चित करनी होगी, जैसे अर्जेंटीना के साथ हमारा लिथियम समझौता हुआ है। और हाँ, उपभोक्ताओं को ईवी के असली फायदे, रेंज की चिंताएं, बैटरी लाइफ, इन सब के बारे में सही और पूरी जानकारी देना भी बेहद जरूरी है। साथ ही शहरों की प्लानिंग में ईवी को प्राथमिकता देनी होगी, जैसे कुछ इलाकों को लो एमिशन जोन बनाना। तो कुल मिलाके सार ये निकलता है कि ईवी परिवहन के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन वो अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है जो पर्यावरण की सारी समस्याएं एकदम से हल कर देगी। असली चुनौती ये पक्का करना है कि हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में कोई नई अनदेखी समस्या न खड़ी कर दें। ये जो हमने चर्चा की, ये इंडियन एक्सप्रेस के लेखों पर आधारित थी। बिल्कुल। और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग बेहतर होती जाएगी, क्या हम वाकई एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना पाएंगे जो ना सिर्फ जीरो एमिशन हो, बल्कि हर तरह से, मतलब पूरी तरह से टिकाऊ हो? इस संतुलन को साधने के लिए हमें और किन नए आइडियाज और इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी? उम्मीद है कि ये गहरी चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पर्यावरण में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली बार तक सीखते रहें।